हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा था इंटरनेशनल बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। आज हम करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। इसका स्कोप काफ़ी ब्रॉड है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स सब इंक्लूड होते हैं। ये जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है ये रिवीजन के लिए है। जब आप पढ़ लेंगे तो रिवीजन में आपको आसानी होगी इनसे रिवाइज करने में। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स ऑफ वन कंट्री इनटू द बिजनेस और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अनदर कंट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब एक कंट्री का इंडिविजुअल, कंपनी या गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करती है या अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती है या फिर फाइनेंशियल एसेट्स खरीदती है, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी दो टाइप्स की होती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले ना हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे, और वो भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि बच्चे, जब हम चीज़ों को ना डेली लाइफ से रिलेट करके समझते हैं ना हमारी, तो हमें उसे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसे ईजिली हमारी मेमोरी में रिटेन करके रख सकते हैं। अब जब भी आपको ये एग्जाम्पल याद आएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे सैमसंग कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सैमसंग की हम सब जानते हैं कि ये जो कंपनी है साउथ कोरिया की कंपनी है। अच्छा, लेकिन क्या आप ये सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में कब एंटर हुई थी? कब सैमसंग कंपनी ने अपना प्लांट हमारे इंडिया में लगाया था? इंडियन मार्केट में ना 1995 में एंटर हुई थी सैमसंग कंपनी। इसके दो मेजर प्लांट्स हैं, एक हमारा नोएडा में है, दूसरा हमारा तमिलनाडु में है। सो ये जो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, इसने इंडिया में अपने प्लांट्स इस्टेब्लिश किए, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया में पैसा लगाया है अपना। इसे ही हम बोलते हैं एफडीआई। जब कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब अपना पैसा लगाती है, तो उसे एफडीआई कहते हैं। या फिर कोई बाहर की कंपनी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लेती है किसी इस्टेब्लिश कंपनी में ऑलरेडी, वो भी एफडीआई ही कहलाता है। इन्वेस्टमेंट इन विच अ फॉरेन इन्वेस्टर इस्टेब्लिश, एक्वायर और एक्सपेंड्स अ बिजनेस इन अनदर कंट्री एंड ऑब्टेन्स मैनेजमेंट कंट्रोल इज कॉल्ड एफडीआई। आई होप आप सबको एफडीआई का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम एफडीआई के बेनिफिट समझते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है एफडीआई। कैसे? अब सैमसंग की कंपनी इंडिया में प्लांट लगा रही है, राइट। सो अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारी वर्कफोर्स अपने साउथ कोरिया से ही लेके आएगी, नहीं। इंडिया के लोगों को अपॉइंट करेगी इंडिया की वर्कफोर्स अपॉइंट करेगी। अब इंडिया की मार्केट समझने के लिए इंडिया के लोगों को तो अपॉइंट करना ज़रूरी है। सो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, राइट। सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब वो सैमसंग की कंपनी हमारे इंडिया में प्लांट लगा रही है, अपना मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करेगी। सो जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो हमारी इंडिया में भी आ गई। हमारी जो कंट्री है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री का, राइट। एंड एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बच्चे। ऐसा नहीं है कि एक बार कर ली, लाइक 1 साल के लिए कर ली फिर छोड़ दिया, नहीं। मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट होता है, ये कंपनीज लेके चलती हैं इतना, राइट। आई होप आप सबको अब एफडीआई का मीनिंग क्लियर होगा। अब बात करते हैं एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो सिर्फ शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, और यही उनका पर्पस होता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अमेरिका का एक इन्वेस्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या टीसीएस के शेयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से परचेज करता है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का पर्पस होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल लेना किसी भी कंपनी में, राइट। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, इन्वेस्टमेंट करना। अब आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विदाउट ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब
जब शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है बिना किसी मैनेजमेंट कंट्रोल के, तो उसे एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसके फीचर्स देखते हैं। कोई ऑनरशिप कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता है एफपीआई के अंदर। ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के थ्रू की जाती है, राइट। अब हमने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं अगर इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं बासमती राइस का। अगर बासमती राइस इंडिया से दुबई जा रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट है, कोई मशीनरी है जो जापान से इंडिया में आ रही है, राइट, तो वो क्या कहलाएगी? अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट दुबई जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, एंड जापान से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। इट मीन्स हमारे इंडिया से अगर कोई भी प्रोडक्ट बाहर दूसरी कंट्री में जाता है तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट, और अगर बाहर की किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आता है तो वो कहलाएगा इंपोर्ट, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब होता है टैंजिबल गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम देख भी सकते हैं और फिजिकली टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन्स, मेडिसिन्स, बासमती राइस, टेक्सटाइल्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंडिया ना बच्चे एक्सपोर्ट करता है टी, कॉफ़ी, बासमती राइस, टेक्सटाइल्स में, क्लोथिंग में एंड मैनी मोर थिंग्स। सिमिलरली इंपोर्ट भी करता है, जैसे इंडिया क्रूड ऑयल मिडल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जापान से एडवांस मशीनरीज इंपोर्ट करता है, और कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाइना एंड साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए याद रखना, एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स अब्रॉड एंड इंपोर्ट मीन्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ना सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, टैंजिबल गुड्स की, जिन्हें हम टच कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। जहाँ पे मर्केंडाइज वर्ड आए ना, वहाँ पे टैंजिबल गुड्स इक्वल्स टू विजिबल ट्रेड की बात की जा रही है, राइट। सर्विसेज को हम आगे आने वाले पॉइंट्स में कवर करेंगे। अब आते हैं लाइसेंसिंग पर। लाइसेंसिंग के अंदर एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी। लाइसेंसर वो पर्सन होता है जो ग्रांट करता है, जो राइट देता है लाइसेंसी को कि वो यूज़ कर सकता है उसके पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को, टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और एक्सचेंज में लाइसेंसी को रॉयल्टी देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक फार्मा की कंपनी है और उसने कैंसर के लिए कोई मेडिसिन बनाई है। अब वो फार्मा की कंपनी इंडिया की, राइट, बाहर किसी कंट्री में दूसरी कंपनी को अपनी मेडिसिन बनाने का लाइसेंस दे रही है, तो वो उसको उसका पेटेंट दे रही है, उस मेडिसिन का पूरा बिजनेस मॉडल नहीं दिया, बस एक मेडिसिन बनाने के लिए पेटेंट दे दिया अपना कि आप हमारा पेटेंट यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सचेंज वो फार्मा की कंपनी क्या कर रही है, फीस चार्ज कर रही है, रॉयल्टी ले रही है। इसी को ही हम लाइसेंसिंग बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल, कोको कोला लाइसेंस इट्स सीक्रेट फार्मूला एंड ट्रेडमार्क टू ऑथराइज्ड बॉटलिंग कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। बच्चे, लाइसेंसिंग एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर लाइसेंसर लाइसेंसी को राइट देता है कि वो यूज़ कर सकता है उसके पेटेंट को, टेक्नोलॉजी को एंड नो हाउ को। क्लियर है? अब हम समझते हैं फ्रेंचाइजिंग को। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग ना काफ़ी एक जैसी टर्म्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं थोड़ा, तो एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ के जाना, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले वीडियो को पॉज करना, आंसर करना एंड देन आगे कंटिन्यू करना। क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड इंडिया में कैसे ऑपरेट करता है? क्या उसने हर आउटलेट खुद से खोला हुआ है अपना? अब आप कहोगे नो मैम। यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग भी बच्चे एक एग्रीमेंट होता है जो दो लोगों के बीच में होता है, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स का लेते हैं, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स हमारा फ्रेंचाइजर है एंड एक इंडिविजुअल लेते हैं जो
फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स है जो फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड्स जो फ्रेंचाइजर है वो अलाउ करता है एक्स पर्सन को, फ्रेंचाइजी को, कि वो यूज़ कर सकता है मैकडोनल्ड्स का ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट एंड कंप्लीट बिजनेस मॉडल। इन रिटर्न वो जो पर्सन एक्स है उसे फ्रेंचाइजी फीस एंड रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमारा डोमिनोज और केएफसी भी ऐसे ही ऑपरेट होते हैं, इन सब की भी हमारे इंडिया में फ्रेंचाइजिंग है, राइट। तो यहाँ पे ये यही बोलता है बच्चे, फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच द फ्रेंचाइजर allow the franchisee to use its brand name, trademark, product and complete business model in return for franchisee fees and royalty. आई होप आप सबको लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग समझ आ गया होगा एंड इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चे अभी तक हम मर्केंडाइज की बात कर रहे थे, यानी गुड्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ गुड्स का ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है? अब आप फिर से कहोगे नो मैम, कैसी कैसी बातें करते हो आप। हमें पता है सर्विसेज का भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों होता है, सर्विसेज का भी। तो सबसे पहले समझते हैं सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज एक इंटैंजिबल एक्टिविटी होती है, यानी हम इसे देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे बैंकिंग। अब आप बैंक में जाते हो, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो एक बैंक है मेरे घर के ही पास है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहाँ पे। वहीं दूसरा बैंक है जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मैं आगे कहती हूँ कि ये बैंक काफ़ी अच्छा है। तो एक जगह मैंने बुरा एक्सपीरियंस फील किया एंड दूसरी जगह अच्छा एक्सपीरियंस। ऐसी एग्जाम्पल है इंश्योरेंस का, एजुकेशन का। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो, मे बी आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे और नहीं भी, वहीं आप दूसरे टीचर के पास जाके पढ़ रहे हो, तो सबका अलग अलग होता है, राइट। तो ऐसे टूरिज्म एग्जाम्पल है सर्विसेज का। मेडिकल सर्विसेज हम लेते हैं या फिर हमारी आईटी सेक्टर की भी सर्विसेज आ जाती हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंटैंजिबल सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। जब इंटैंजिबल सर्विसेज का ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, वही हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कहलाता है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, जो सर्विसेज होती है ना वो हमारी इनविजिबल ट्रेड होती हैं, और जो गुड्स होते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स का होता है उन्हें हम विजिबल ट्रेड बोलते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आगे भी विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड हमारा एग्जाम में पूछा भी जाता है और बीओपी में भी आएगा ये पॉइंट, ओके। जब हम बीओपी के कंपोनेंट्स करेंगे ना तो उसमें भी आएगा कि बीओपी में हमारा करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट के अंदर हमारे विजिबल ट्रेड्स होते हैं, इनविजिबल ट्रेड्स होते हैं एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। सो अभी से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना होए। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। सपोज करो अगर एक कंपनी सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट सेल करेगी तो उसके कस्टमर्स इंडिया तक ही लिमिटेड रहेंगे, राइट। लेकिन अगर वही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इन सारी कंट्रीज़ में भी सेल करती है तो क्या उस कंपनी के कस्टमर्स बढ़ नहीं जाएंगे, राइट। जितने ज़्यादा कस्टमर्स उतनी ज़्यादा सेल एंड उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? सो बच्चे, इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, फॉरेन मार्केट्स में भी अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकती है एंड उनकी लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमूल ने जब स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता था, बट आज अमूल एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में भी, जैसे यूएसए, यूएई, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। इससे अमूल का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है एंड साथ में अमूल की ब्रांड रिकॉग्निशन भी हुई है। सो ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हमारा लास्ट पॉइंट है ओवरकमिंग डोमेस्टिक मार्केट लिमिटेशन। बच्चे, कभी कभी ना डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड लिमिटेड होती है, कस्टमर्स कम होते हैं एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना कंपनीज अपनी ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती हैं। देखो, अब पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनेबल्स फर्म्स टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बाय एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स एंड सर्विंग अ लार्ज कस्टमर बेस। Example, Fab India exports Indian handicrafts and traditional products to international market, helping the company to reach customers beyond India and increase its global sale.
जब हमारी डोमेस्टिक मार्केट बच्चे लिमिटेड होती है, कस्टमर्स कम होते हैं, तो उस केस में जो कंपनीज होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में टैप करती है, वहाँ पे एंटर करती है ताकि वहाँ पे उनके कस्टमर्स भी बढ़े एंड सेल्स भी ज़्यादा हो। अब फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अभी तक पढ़ा है उन सबको सम अप कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी 2 टाइप्स की होती है, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई में बच्चे हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या करती है, कंट्रोल लेती है, मैनेजमेंट कंट्रोल लेती है एंड बिजनेस ऑपरेशंस करती है। एफपीआई में हमने पढ़ा था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट मोटिव के लिए। उसके बाद हमने पढ़े थे मर्केंडाइज ट्रेड, गुड्स जो हमारे विजिबल ट्रेड्स कहलाते हैं, सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकते हैं या फील कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था इंटरनेशनल बिजनेस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जिसके अंदर हायर मार्केट में हम टैप करते हैं, हायर प्रॉफिट्स होते हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन करते हैं हमारे बिजनेस का। डोमेस्टिक मार्केट लिमिटेड होती है, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में टैप करते हैं, वहाँ से हम अपने नए कस्टमर्स ग्रैब करते हैं एंड अपनी सेल्स इंक्रीज करते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।